आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन हमें करना है और उसके फॉर्मूले देखने हैं हमें। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में याद हो अगर आपको, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जिस तरीके से हमने देखा था उसी तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला केस, ऐसा मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल with only one chiral कार्बन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन हो। तो इसके लिए फॉर्मूला है दैट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर will be 2 to the power n, where n is number of chiral कार्बन। अब हमने जब यहां कह दिया कि वन कायरल कार्बन है तो n की वैल्यू ऑब्वियसली हो जाएगी 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट। सॉरी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी 2 टू द पावर 1 हो जाएगा यानी कि 2। सो यहाँ पे अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा तो उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2 टू द पावर n। सीधा सीधा फॉर्मूला है जैसे हमने जीआई के लिए देखा था, 2 टू द पावर n का। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या है n यहाँ पे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, और उसके हिसाब से अपने पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम दो फॉर्म जो देखते हैं, कौन से हैं वो दो फॉर्म, तो दो फॉर्म होंगे, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। याद रखिए यहां मैं स्मॉल डी स्मॉल एल यूज कर रहा हूं, कैपिटल डी कैपिटल एल यूज नहीं कर रहा हूं। कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज करते हैं हम बताने के लिए दैट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। स्मॉल डी स्मॉल एल क्या बता रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि स्मॉल डी अगर बता रहा है क्लॉकवाइज तो प्लस हो जाएगा, और एल बता रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये माइनस हो जाएगा। इसको बताने के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन है और पूछा जाए, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो पूछा जाता है, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितना है, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर अगर आप याद करें तो डी एंड एल का मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें डी फॉर्म 50% हो, एल फॉर्म 50% हो, तो डी फॉर्म अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो नेट रोटेशन यहां पे हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 50% अगर डी है और वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 50% है एल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है यहाँ पे 0 डिग्री। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। नाउ एक चीज और ध्यान रखना है हमें, एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अल्फा, ये है अल्फा इज स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, एंड अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अभी बताया मैंने 50% क्लॉकवाइज 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पेसिफिक रोटेशन 0 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन
of optical rotation. External compensation of optical rotation. एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब है कि एक फॉर्म क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों का मिला के कंपनसेट हो गया रोटेशन एक दूसरे का, और नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री आ गया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे कि अगर हम यहाँ एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CHOH C2H5। ना इस एग्जाम्पल में कायरल कार्बन यहां पे एक है, ठीक है। एक कायरल कार्बन होने की वजह से अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, सो CH3 C2H5 OH एंड H, दूसरा फॉर्म OH H CH3 एंड C2H5। ये दो फॉर्म यहां पे होंगे, और इसका हम कहें, जैसे मुझसे अगर ये पूछा जाए कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं इस एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने दो फिशर प्रोजेक्शन क्योंकि बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि दो ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। और वो दो ऑप्टिकल आइसोमर में रिलेशनशिप क्या है, तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये हो गए इनैंशियोमर्स। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसके बाद पूछता है कि आपको रैसमिक मिक्सचर कितने मिलेंगे, रैसमिक मिक्सचर कितने होंगे। तो लेट्स से अगर हम एक फॉर्म देखें, तो जैसे फर्स्ट फॉर्म को देखिए, तो 1 2 एंड 3, दिस इज क्लॉकवाइज एंड H इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो जाएगा S फॉर्म। दूसरा फॉर्म को देखें, 1 2 एंड 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज H ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया R फॉर्म। तो R और S एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि इनका एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में ये दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे 50-50%। तो रैसमिक मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज नेट ऑप्टिकल आप जब पोलैरिमीटर से देखोगे, क्योंकि दोनों फॉर्म थे, अगर सिर्फ एक फॉर्म होता तो आपको क्लॉकवाइज दिखता, एक फॉर्म होता तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता। क्योंकि दोनों मौजूद हैं, तो दोनों अपना अपना रोटेशन कैंसल आउट कर लेंगे, और नेट ऑप्टिकल रोटेशन आपको 0 डिग्री दिख जाएगा। और क्योंकि यहाँ 0 डिग्री दिख जाएगा, इसलिए आप यहाँ कहेंगे कि रैसमिक मिक्सचर का एक मिक्सचर मिल जाएगा मुझे। कैसे हुआ, इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर, एक पेयर बन गया हमारे पास, तो एक रैसमिक मिक्सचर हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितना आएगा। तो एक चीज यहां पे अच्छे से समझ लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने देखा था कि इस तरीके का अगर एक ट्यूब है, तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस, बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं, और जब आप हीट करते हो लिक्विड को, तो लिक्विड अलग अलग फ्रैक्शन में चलता जाता है डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग फ्रैक्शन में चलता जाएगा। जैसे हम जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम के अंदर में बहुत सारी चीजें, क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम, उसके अंदर में डीजल होता है, पेट्रोल होता है, LPG भी उसी से निकलता है, कैरोसिन भी उसी से निकलता है। तो ये सब अलग अलग कैसे करते हो आप, तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, LPG का अलग है, कैरोसिन का अलग है। तो जब आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले चेंबर में डालते हो, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग फ्रैक्शन में ये आते जाते हैं, और उनको फिर हम अलग 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 निकालते जाते हैं। वही प्रिंसिपल आपको यहाँ देखना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद कीजिए, मैंने बताया था जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वहां पे भी मैंने बताया था। तो फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो याद रखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट पे। इतना ही याद है आपको तो काम चल जाएगा।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जिनका जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा वो अलग अलग फ्रैक्शन में आते चले जाएंगे। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से कई बार आप देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जगह फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो बेस्ड होता है क्रिस्टल्स बनाने पे। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल कैसे बनेंगे, जब आप फ्रीज करोगे, तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड है। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जिन जिन का बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग आएंगे। ठीक है यहां तक। एक चीज यहां जो हमने को देखने, पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इनैंशियोमर्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनैंशियोमर्स की तो बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगी। तो इनैंशियोमर्स का एक ही फ्रैक्शन में ये दोनों आ जाएंगे। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बिकॉज दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। बट डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास डाइस्टीरियोमर्स है तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो, बट अगर इनैंशियोमर्स है तो वो सेम फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो सीधी सीधी बात इतनी सी है कि इनैंशियोमर्स का एक पेयर मिलेगा, डाइस्टीरियोमर्स अलग अलग फ्रैक्शन में हमें मिलेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे आ गया, एक रैसमिक मिक्सचर था, तो फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज 1। क्लियर है फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे देखना है। विथ मोर देन वन कायरल कार्बन, सो मॉलिक्यूल्स विथ वन मोर देन वन कायरल कार्बन में केसेस हमें पढ़ने हैं। केस 1, व्हेन ऑल chiral carbons atoms are differently substituted. When all the chiral carbon are differently substituted, यानी सब अलग है, यानी कि ये केस है all dissimilar ends का। all dissimilar ends और dissimilar chiral carbon, यानी सारे के सारे chiral कार्बन जो हैं उनमें अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा सीधा सीधा 2 to the power n, where n is number of chiral carbon, n is the number of chiral carbon। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता देता हूं मैं इसके लिए। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। लिखो क्वेश्चन और सॉल्व करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप बताएंगे नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने मिलेंगे, और फिर आप बताएंगे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये 3 पार्ट हैं भाई क्वेश्चन के। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, then number of racemic mixture and number of fractions on fractional distillation। ओके, तो देखिए कायरल कार्बन देखें हम, दिस कार्बन इज कायरल एंड दिस कार्बन इज आल्सो कायरल। तो 2 कायरल कार्बन है।
और एंड्स जरा देखें तो इधर लगा हुआ है CH3 OH और ये ग्रुप, दूसरी तरफ देखते हैं C2H5 HOH, तो इधर CH3 इधर C2H5, मतलब अलग अलग ग्रुप है। अलग अलग ग्रुप है मतलब डिसिमिलर एंड का केस है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 to the power 2। सो 2 to the power 2 comes out to be 4। अब ये 4 फॉर्म आपने यहां से फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्मूला का काम खत्म। अब इसके आगे आपको बनाना होगा कि क्या क्या बन रहा है। तो पहला फॉर्म CH3OH, सबसे सिमिलर सिंपल केस से शुरू करता हूं मैं, C2H5, ये हो गया, मैंने दोनों OH को एक तरफ रख लिया। फिर मैंने कहा कि इसका मिरर इमेज बना लेता हूं, तो ये दोनों OH आ गए दूसरी तरफ। फिर हमने कहा कि OH का पोजीशन चेंज कर दिया जाए, तो OH में एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ ले आया। फिर CH3 और C2H5, देन इसका मिरर इमेज OH, देन OH, H, H एंड C2H5, तो ये हो गए 4 ग्रुप। अब इन 4 फॉर्म में हमको रिलेशनशिप भी तो देखना है और बताना है फिर हमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने मिल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर मिरर इमेजेस, दैट मीन्स enantiomer। थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो, third and fourth are also mirror images, that means they are also enantiomers। तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो enantiomer थे, एंड थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो enantiomers। फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशनशिप क्या होगा? तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस, दैट मीन्स डाइस्टीरियोमर है। सिमिलरली फर्स्ट एंड फोर्थ को भी रिलेट कर सकते हैं। अब पूछता है नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने, तो नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर, तो देखो 1 एंड 2 का एक रैसमिक मिक्सचर, ये D और L दोनों कैंसिल हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ का एक रैसमिक मिक्सचर, तो नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर यहां पे आ जाता है 2। ठीक है, 1 एंड 2 का एक पेयर एंड 3 एंड 4 का एक पेयर, देख पा रहे हैं इनएंशियोमर के पेयर को रैसमिक मिक्सचर कह रहे हैं आप। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो 1 एंड 2 का जो पेयर है वो तो एक साथ आ जाएगा एक फ्रैक्शन में, 3 एंड 4 का पेयर एक में आ जाएगा बिकॉज ये दोनों इनएंशियोमर है। तो 1 एंड 2 एक पेयर में और 3 एंड 4 अलग पेयर में, कैसे पता चला? तो 1 एंड 2 की प्रॉपर्टी एक जैसी, 3 एंड 4 की प्रॉपर्टी एक जैसी, दोनों ही नहीं, लेकिन 1 2 को रिलेट करते हो अगर आप 3 या 4 से, तो ये दोनों डाइस्टीरियोमर है। तो डाइस्टीरियोमर कितने पेयर मिल रहे हैं हमें? वो मिल रहे हैं 2। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बी 2। ये हो गया हमारा मोर देन वन कायरल कार्बन में जहां पे डिसिमिलर एंड है। डिसिमिलर एंड मतलब हर कायरल कार्बन अलग अलग होना चाहिए, हर कायरल कार्बन जो है वो एक जैसा अलग अलग होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हर कायरल कार्बन के अबाउट दो दो आते जाएंगे, तो दो दो, जैसे 3 कायरल कार्बन आ गए तो एक के अबाउट 2, दूसरे के अबाउट 2, तीसरे, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट विल गिव द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगले अगले केस पे आए। नाउ केस नंबर थर्ड, केस थर्ड है या केस 2 देख लेते हैं इसी के अंदर, सिमिलर एंड्स, यानी कि कायरल कार्बन तो एक से ज्यादा है बट एंड्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। और सिमिलर एंड्स के केस में हमने देखना है एन अगर इवन हो जाए, अगर एन की वैल्यू इवन हो जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। देखिए सिमिलर एंड्स का मतलब क्या है? सिमिलर एंड का मतलब यह है कि अगर आप कंपाउंड को, जैसे इधर सी 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 लगाए, तो आप सेंटर से जब एक एंड पे जाओगे और सेंटर से आप दूसरे एंड पे जाओगे, तो हर एक्स डिस्टेंस पे दोनों तरफ आपको सेम ग्रुप मिलने चाहिए। तो बिल्कुल बीच से आप जब डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ एक जैसा हर जगह दिखना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सिमिलर एंड्स। तो सिमिलर एंड्स हो और कायरल कार्बन इवन हो, तो उस केस में 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1, सेम एज दैट ऑफ जी आई। देखिए
जीआई में भी हमने ऐसे ही देखा था, अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा सिर्फ 2 to the power n-1। देखिए जीआई के फॉर्मूले से अलग है, अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2 to the power n-1। यहाँ पे 2 to the power n-1/2 नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझ लेनी। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे CH3 CH OH OH एंड CH3। अब आपसे पूछा है पहले पार्ट में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 3 पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि कायरल कार्बन यहां पे कितने थे। तो मैंने देखा दैट दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो 2 कायरल कार्बन हो गए, लेकिन आप जब यहां सेंटर से आते तो सेंटर से आपको दिखाई दिया दैट दिस इज अ सिमिलर एंड केस। नाउ सिंस दिस इज अ सिमिलर एंड केस और n की वैल्यू यहां पे इवन है, तो ऑप्टिकल आइसोमर यहां पे आना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर होगा 2 to the power n-1 यानी 2 - 1 प्लस 2 to the power 2/2 - 1। दिस कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, 3 फॉर्मूले से निकाल लिया। अब नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने हैं, देन नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसा कितना है। तो हमने इसको मैं अलग से बताता हूं इधर। तो हमने ये देखा कि ये 3 आइसोमर कौन कौन से होने वाले हैं, ड्रॉ करके बताऊं। तो CH3 CH3 OH OH H एंड H। देन एक फॉर्म आप ये भी बोल सकते थे कि ये इसका मिरर इमेज भी तो बनाएंगे भाई, तो बना लो मिरर इमेज। और इसका भी मिरर इमेज बनेगा OH H CH3 एंड CH3। अब यहां तो 4 बन गए, लेकिन मेरे को तो फॉर्मूले से 3 आना था, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो आपने देखना है फिर यहाँ पे कि फर्स्ट फॉर्म जो है उसके अंदर में यहाँ पे POS मौजूद है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेकेंड में भी आपने देखा कि POS मौजूद है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो मिरर इमेज थे और दोनों में ही POS है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं। तो अगर आप नाम दे दो 1 2 3 एंड 4, तो मैं लिख सकता हूं 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, इनको अलग अलग ट्रीट ना किया जाए। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। तो थर्ड एंड फोर्थ आप देख पा रहे हैं मिरर इमेज है, तो थर्ड एंड फोर्थ आर इनएंशियोमर्स। अगर फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें तो फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस, दैट मीन्स दे आर डाइस्टीरियोमर्स। बस, तो ऐसा इतना करते ही हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो मैंने पूछा था नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितना है, तो देखिए 3 एंड 4 का एक रैसमिक मिक्सचर आ जाएगा 1। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, तो 1 एंड 2 तो आइडेंटिकल थे, तो 1 और 3 एंड 4 में देखें तो 3 एंड 4 एक फ्रैक्शन में आएंगे बिकॉज दे आर इनएंशियोमर्स।
जबकि फर्स्ट एंड थर्ड अगर हम या फर्स्ट या थर्ड को देखें तो दीज आर डायस्टीरियोमर। तो 1 एक अलग फ्रैक्शन में आ जाएगा, 3 4 दोनों एक फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा 2। अरे भाई फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, राइट? 3 and 4 are mirror images. That means these 3 and 4 are enantiomer. तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने आएंगे? जितने नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर। तो बताओ नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर कितने? नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर कितने? 3 and 4 इनैंशियोमर का एक पेयर, 1 and 2 तो आइडेंटिकल थे तो ये एक हो गए, तो नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर कितने आ गए? 2। हाँ, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट क्या फर्स्ट एंड थर्ड डाइस्टीरियोमर हैं? बिल्कुल है, बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस। सिंपल, फॉर्मूले से भी निकालो और ड्रॉ करके भी देख लो। आप इतना देखोगे जहां सिमिलर एंड्स हैं उनमें कुछ केसेस में पीओएस आ जाएगा, और जहां पे पीओएस आ जाएगा उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो पीओएस जिसमें है और उसका मिरर इमेज वो दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं हमेशा। देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूले से भी आ रहा था 3, और यहां हमने निकाला तब भी हम लोगों को 3 ही मिल रहे हैं। अगले एग्जाम्पल पहुंचे? समझ में आया तो बताओ, मैं आगे करूं? हाँ, तो एक और चीज देखो, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 जो था उसमें हो क्या रहा था, कॉन्फ़िगरेशन देखें जरा हम। तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 के हिसाब से हमने देखा ये क्लॉकवाइज आ गया, एंड एच इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एस फॉर्म हो गया। देन सेकेंड में देखा 1 2 एंड 3, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज एंड एच ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आर हो गया। मतलब एस और आर दो फॉर्म मिल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर नीचे, और बीच से पीओएस आ रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि फर्स्ट जो है वो एक मेसो कंपाउंड है, तो मेसो कंपाउंड में हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है, ध्यान से समझो, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एस फॉर्म है, यानी मान लो वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है एस क्लॉकवाइज हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो एस क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और आर जो होगा फिर वो क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये दोनों अपोजिट रोटेशन है। क्योंकि ग्रुप्स दोनों जगह सेम लगे हुए हैं, तो एक हिस्सा जितना क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा उतना ही दूसरा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो नेट रोटेशन यहां पे कितना आ जाएगा? आधा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्योंकि ग्रुप सेम लगे हुए हो तो दोनों बराबर बराबर घुमा ले रहे हैं, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन यहां पे 0 डिग्री आ जा रहा है। तो मेसो कंपाउंड में खास बात यह है कि इसको कहते हैं हम इंटरनल कंपेंसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब समझ में आया कि अंदर ही अंदर सब कुछ कंपेंसेट हो गया विद इन द मॉलिक्यूल एस और आर। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 डिग्री, बिल्कुल। 3 और 4 में क्या हो रहा था कि एक हिस्सा क्लॉकवाइज दूसरा, तो यहां ये दोनों मिलके कर रहे थे, तो इसको बोलते थे एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, रैस्मिक मिक्सचर के लिए। लेकिन मेसो कंपाउंड में विद इन द मॉलिक्यूल इंटरनल कंपेंसेशन हो गया, और इस वजह से मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, अल्फा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। ये हम लोगों को देखने को मिल गया ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मेसो कंपाउंड के अंदर। अच्छा, एक चीज और समझो कि क्या फर्स्ट एंड सेकेंड को सेपरेट कर सकते हो आप? कई लोग को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, तो हम क्लियर कर लें इसे। क्या 1 एंड 2 को सेपरेट कर सकते हैं? तो भाई 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का है तो इसको कैसे सेपरेट करोगे? आइडेंटिकल कंपाउंड को कैसे सेपरेट करोगे? क्या 3 एंड 4 को सेपरेट कर सकते हो? तो 3 एंड 4 को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो नहीं सेपरेट कर सकते, लेकिन आपके पास दूसरे तरीके होते हैं, केमिकल रिएक्शन करा के और फिर आप सेपरेट करते हो, उसको ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन वाला एक मेथड है, उसके थ्रू आप सेपरेट कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट कर सकते। ओके, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 3 एंड 4 जो इनैंशियोमर हैं,
इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो नॉन रिजॉल्वेबल बोल देते हैं इसको। तो ये जो डी फॉर्म है और एल फॉर्म है, ये जो रैसमिक मिक्सचर है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, नॉन रिजॉल्वेबल फॉर्म कह दिया जाता है कई बार, बिकॉज आप इस रैसमिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिजॉल्व नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो नॉन रिजॉल्वेबल डीएल फॉर्म कह दिया हमने यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सो ये है CH3CHCl, CHCl, फिर CHCl और CH3। क्वेश्चन वही है, आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे, नंबर ऑफ रैसमिक मिक्सचर और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हमारे 3 पार्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। कायरल कार्बन चेक करेंगे। ये कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, देन दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन। क्या सेंटर वाला कार्बन भी कायरल है? क्या सेंटर वाला कार्बन भी कायरल दिख रहा है? तो कायरल कंसिडर कर लें, अगर कायरल कंसिडर कर लिया मैंने, क्योंकि आर और एस फॉर्म जब अलग अलग होंगे तो उस केस में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए यहां बीच से आप इसको डिवाइड करो, तो ये केस हो जाएगा सिमिलर एंड्स का। क्योंकि ये सिमिलर एंड्स का केस है, तो इस केस में इस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर is 2 to the power n minus 1, that is 2 to the power 3 minus 1, that comes out to be 4। अब यहाँ जो 4 फॉर्म बनेंगे, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, वो कौन कौन से होंगे? हाँ, मिडिल वाला कायरल कैसे है? तो मिडिल वाला ऐसा अभी तो दिखाई दे रहा है कि नॉन कायरल है। अभी मैं जब स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला यानी कि फिशर प्रोजेक्शन बनाऊंगा, तब आप देखो, उसके बाद फिर ये डाउट रहेगा तो फिर बात करेंगे हम लोग। सो सबसे पहला है CH3, Cl, 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 CH3, then second Cl, Cl, H, Cl, H, NH, then third form Cl, H, H, CH3, और इसका एक मिरर इमेज बना सकते हैं हम। Cl, Cl, H, ये हो गए 4 फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, चलो अलग अलग कर देते हैं। H लगा दो इधर और Cl को इधर कर दो। अब ठीक है, फर्स्ट वन को आपने जब देखा तो आपको दिखाई दिया कि सेंटर से H और Cl को लेते हुए यहां पे एक POS बन जाएगा। सेकेंड में देखा तो भी H और Cl को लेके एक POS बन गया, यानी ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। क्या फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिकल है? तो भाई सुपर इंपोज करके देख लो, इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखो क्या सुपर इंपोज हो रहा है। सुपर इंपोज हो गया तो हाँ आइडेंटिकल है, अदरवाइज आइडेंटिकल नहीं होगा। तो भाई मैं देख पा रहा हूं कि ये सुपर इंपोज तो नहीं हो रही है, यानी कि अलग अलग। फर्स्ट फॉर्म और इसका मिरर इमेज
दोनों मेसो थे, उनको आपने अलग अलग नहीं लिखा। सेकेंड फॉर्म और उसका मिरर इमेज वो भी आइडेंटिकल थे, उसको अलग अलग नहीं लिखा। नाउ थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, ये दोनों मिरर इमेज हैं, यानी कि ये दोनों हो गए इनएंशियोमर्स। ठीक है यहां तक। अब आपसे अगर मैं कहूं कि क्या थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट, ये चार के अलावा और कोई फॉर्म है? हाँ बता रहा हूं, देख तो लो पहले। क्या इन चार के अलावा और कोई फॉर्म अवेलेबल, और कोई फॉर्म बन सकता है? तो आप कोई भी फॉर्म बनाओ, इन चारों में से एक मैं बना दूंगा उसको। आप कोई भी एक पांचवा फॉर्म बनाओ तो मैं कह दूंगा कि इन चारों में से वो कोई ना कोई रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, पांचवा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अब सवाल ये आ रहा था कि भाई आपने सेंटर वाले कार्बन को जो है कायरल कैसे ले लिया, क्योंकि यहां तो देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आइडेंटिकल। तो देखो भाई इसका सीधा सा तरीका ये है कि फर्स्ट वाले का को अगर आप देखो तो अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो जरा कॉन्फ़िगरेशन देखो। तो सेकंड पे एस आएगा, थर्ड पे भी एस आ रहा है, एंड फोर्थ पे आर आ रहा है। या थर्ड को आप छोड़ दो, सेकंड एंड फोर्थ को देखो सिर्फ। सेकंड का अगेन यहाँ पे एस है, फोर्थ का अगेन आर है, थर्ड जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा मैंने। देन यहाँ सेकंड पे एस, फोर्थ पे एस, देन सेकंड पे आर एंड फोर्थ पे आर। अब जो सेंटर कार्बन है कायरल है कि नहीं है वो देखना है। तो इस 2 पे एस एंड 4 पे एस, 2 पे आर एंड फोर्थ पे आर, इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इसी वजह से आ रही है कि सेंटर पे ग्रुप जो है वो Cl और Cl लगा हुआ है। अच्छा, इसको आप ऐसे नहीं देखना चाहते कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम करो, सेंटर वाला कायरल कार्बन काउंट मत करो, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब इन दो कायरल कार्बन को आप देखेंगे तो सिमिलर एंड्स का केस बन जाएगा। क्योंकि सिमिलर एंड्स का केस बन जाएगा उस केस में, तो फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे? तो आप करोगे 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power n/2 - 1, तो वो 3 हो जाएगा। जबकि यहां आपको दिखाई दे रहा है 4 फॉर्म है। इस वजह से दिखाई दे रहा है कि देखो, फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो सेकंड पे एस है एंड फोर्थ पे आर है। तो सेकंड वाला अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है और फोर्थ वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इनका नेट इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड एंड फोर्थ में भी यही हो रहा है। जबकि थर्ड में क्या हो रहा है, सेकंड वाला ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फोर्थ वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, राइट? दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इनका नेट ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा और ये इनएंशियोमर हो जाएंगे। सिमिलरली फोर्थ में आर है, तो मान लो ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो फोर्थ भी क्लॉकवाइज है, सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा। सो सेंटर वाला कायरल कार्बन की तरह बिहेव कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। जैसे फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो कायरल कार्बन के जैसा नहीं कर रहा बिहेव, सेकंड में आप देखोगे तो इसके कायरल कार्बन होने का कोई मतलब ही नहीं है, भाई पीओएस आ गया। लेकिन थर्ड में आप देखो तो एस और एस फॉर्म के बीच में जो कार्बन है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसका ऑप्टिकल रोटेशन मैटर करता है। सिमिलरली फोर्थ में आप जब देखते हैं तो ये मैटर कर रहा है। सो आप देखिए, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, इनएंशियोमर है, यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी। लेकिन यहाँ पे सेंटर कायरल कार्बन होने की वजह से ही ये हो रहा है। यानी कि जो दो फॉर्म आ रहे हैं इनएंशियोमर, इसमें अगर आप सेंटर का ऑप्टिकल कायरलिटी नहीं देखोगे तो आप ये थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म नहीं बना सकते। यही कारण है कि मैंने यहाँ पे सेंटर कार्बन को कायरल कंसिडर करा है, मेरे को करना पड़ा मजबूरी में, मेरे को कोई वो नहीं है शौक। बट अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये चार फॉर्म नहीं बन रहे। और हमने ड्रॉ करके देखा भाई चार फॉर्म तो आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं? तो चार। अब इन चार फॉर्म में से दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म जो है वो दो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है यहां तक ऑप्टिकली एक्टिव
आप तो एज्यूम कर लो, आप तो एज्यूम कर लो, जब भी आपको एक से ज्यादा एंड्स वाला ग्रुप दिखता है तो आप एज्यूम कर लो कायरल है, और फिर आप उसके हिसाब से ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करो और उसके हिसाब से फिर आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं होना कभी भी। तो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट अगर आप सिर्फ रहोगे और आप ड्रॉ नहीं करके देखोगे तो आप अटक जाओगे। ये इसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। तो नंबर ऑफ रैस्मिक मिक्सचर कितना आया भाई? तो देखो 3 और 4 रैस्मिक मिक्सचर है तो ये 1 हो गया। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, तो क्या फर्स्ट एंड सेकंड सुपर इंपोजिबल है? क्या फर्स्ट एंड थर्ड सुपर इंपोजिबल है? तो भाई थर्ड एंड फोर्थ को एक फ्रैक्शन एज्यूम किया जाए, सेकंड एक अलग फ्रैक्शन, फर्स्ट एक अलग फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो गए 3। ये हो गया नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है यहां तक। अब फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों में पीओएस है, यानी मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट वन जो था ये एक मेसो कंपाउंड था, जो सेकंड वन था दिस वाज आल्सो अ मेसो कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमने सारे केसेस का एक एक एग्जांपल देख लिया, सिमिलर एंड का, डिसिमिलर एंड का किस तरीके से निकालना है। एक एग्जांपल और करो ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो कंसेप्ट किस तरीके से करना है। मैं पहले ही कह रहा हूं सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते आप आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में खास करके, क्योंकि फिर आप मेरे पास आओगे बोलते हुए कि फॉर्मूला नहीं लगा। कुछ एग्जांपल, जैसे यही एग्जांपल देख लो, CH3 है, एक H है, देन COH H है, C2H5 एंड H है, इधर भी एक H होगा और इधर भी एक H है। तो अब आप में से यहां मैं पूछता हूं कि बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो फॉर्मूले से जाएंगे तो कितना आएगा आंसर? एट आएगा फॉर्मूले से। पर फॉर्मूले के हिसाब से आप जाओगे अगर, तो कायरल कार्बन तो यहाँ पे सिर्फ एक है, तो कायरल कार्बन तो सिर्फ एक है तो दो आना चाहिए। तो 8 कैसे आएगा भाई? करेक्ट आंसर तो है। तो आपको देखना होगा कि देखो जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट जीआई हो सकता है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई हो सकता है, यहां लगा हुआ है C2H5, यहां लगा हुआ है CH3, यानी ये डिसिमिलर एंड्स का केस है। ठीक है, क्योंकि ये डिसिमिलर एंड्स का केस है तो इसकी वजह से अगर सेस आ रहा है तो इसका सेस सेम नहीं होने वाला, वो दोनों अलग है, क्योंकि एक CH3 एक C2H5। देख पा रहे हो, ग्रुप चेंज कर दिया, तो ये डिसिमिलर एंड की तरह कंसिडर करना है। एक जीआई के अबाउट आप देखते हो आपको कितना मिलता है? दो। दूसरे जीआई के अबाउट दो, और सेंटर में जो कायरल कार्बन है इसके अबाउट दो। तो आप एक तो ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनटू ऑप्टिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? तो इसके अबाउट दो, सेकेंड वाले के अबाउट दो, और ऑप्टिकल आइसोमर कायरल कार्बन के अबाउट दो, क्योंकि सब डिसिमिलर एंड था, डिसिमिलर थे सब कुछ, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 8। एक तो ये तो सबसे बेसिक तरीका, लेकिन एक और तरीका मैं बताना चाहता था यहाँ पे। ऐसे तो हो ही गया होगा, मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप फर्स्ट वन को सिस कंसिडर कर लो, ठीक है, और सेंटर वाले को आर कंसिडर कर लो, तो सिस आर सिस एक फॉर्म। फिर मैं कहता हूं कि आप इसको कंसिडर करो सिस एस सिस, ये याद रखो दोनों सिस अलग अलग है क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, देन एक को कर लो ट्रांस आर सिस। ठीक है, ट्रांस एस सिस, देन सिस आर ट्रांस, देन सिस एस ट्रांस, ओके, देन ट्रांस
आर ट्रांस, ट्रांस एस ट्रांस। अब ये तो सिमिलर डिसिमिलर एंड्स का था, तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करो और बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। आप वही कर सकते हो जो आपने अभी किया था, जो आपने अभी किया था आप वही कर सकते हो। फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो, या आप अभी जैसे मैंने सिस आर इस तरीके से किया था आप उस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से करो कोई वैसे तो, और चेक करो क्या आ रहा है आंसर।